Good morning, students. Welcome to MCTS online classes. How all are you? Yes, I hope you are fit and fine. Okay, in previous last 4 videos, I have already read about crop and crop productions, and we read about 4 points of basic properties of agriculture. First point is preparation of soil. Second is sowing. Third is add fertilizers and manure. And fourth is irrigation. Okay. Now today we will read about our fifth, sixth and seventh point, which are weeds. Protection from weeds, harvesting and storage. Okay. अब से जो 4 पहले की वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, जो हमारी बेसिक प्रैक्टिसेस थी उसके अंदर के 4 पॉइंट हम पढ़ चुके थे. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, ऐड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर एंड फोर्थ इज इरिगेशन. और आज हम क्या पढ़ेंगे, अपना 5th पॉइंट जो है वीड्स, यानी कि एक्स्ट्रा अनडिजायरेबल प्लांट्स जो खेती के साथ में उगते हैं. नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग एंड थर्ड सेवेंथ इज स्टोरेज. Okay, now read our chapter. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. यानी कि जब खेती बाड़ी किसान करता है तो उसके साथ में कुछ ऐसे भी पौधे उगाते हैं जिन्हें हम नहीं उगाते हैं, और उन पौधों को हम क्या कहते हैं, वीड्स. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. जो इन पौधों को हटाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वीडिंग. आप लोग जानते हैं कि उनको क्यों हटाया जाता है, क्यों हटाया जाएगा, क्योंकि वो भी क्रॉप के साथ में जब उगते हैं तो वो भी मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट सब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसीलिए उनको हटा दिया जाता है. सो weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus, they affected the growth of the crop. इससे क्या करते हैं, वो फसल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ उसमें से जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं, जो कि उनको हार्म पहुंचाते हैं. ओके. फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. फार्मर्स जो होते हैं, किसान होते हैं, उसको हटाने के बहुत सारे तरीकों को अपनाता है. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग द किलिंग ऑफ वीड्स. क्या करते हैं, टिलिंग. सबसे पहला जो होता है टिलिंग, अगर हम छोटे छोटे जब ये अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं इनको रूट से ही उखाड़ देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने क्रॉप्स को बचा सकते हैं. विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद इन द सॉइल. और उसको हम सुखाकर मिट्टी के अंदर ही डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे. तो किसान उनको क्या करते हैं, उखाड़ कर और मिट्टी के अंदर ही डाल देते हैं, जिससे एक नेचुरल फर्टिलाइजर या मैन्योर हमें पौधों को दे सकते हैं. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. जब तक कि अनडिजायरेबल प्लांट्स में फ्लावर्स एंड सीड्स नहीं आते हैं उससे पहले उनको निकाल देना चाहिए. वो सब आने के बाद में क्या होगा, उस फ्लावर से जो सीड्स हैं वो मिट्टी में जाएंगे और नए नए पौधे और निकलते जाएंगे. इसीलिए हमें फ्लावर्स और सीड्स के आने से पहले ही इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. और उनको काट के अपने एक साइड में ग्राउंड के उधर ही दूर रख देना चाहिए. From time to time, this is done by the help of खुरपी. आप सब जानते हैं खुरपी क्या होती है. जब छोटे प्लांट्स होते हैं उनको निकालने के लिए बाई रूट हम खुरपी का इस्तेमाल करते हैं. खुरपी से हम उन प्लांट्स को निकाल सकते हैं. A seed drill is also used to uproot weeds. और weeds को निकालने के लिए हम सीड ड्रिल का भी यूज कर सकते हैं. आपने लास्ट टॉपिक में सीड ड्रिल के बारे में पढ़ा था. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो एक केमिकल होता है जिसको हम weedicides कहते हैं. वो छिड़कने से, पौधों के ऊपर उसका स्प्रे करने से वो सारे जो
अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। उनको पौधों पर उनका स्प्रे किया जाता है ताकि वीड्स को मार सकें। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, और वो क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते, क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद ए स्प्रेयर। ठीक है, पाउडर डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूट का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल में जब हम वाटर की क्वांटिटी को मिक्स करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। और आपने देखा होगा कि खेतों में पेड़ पौधों पर कैसे स्प्रे किया जाता है। एंड यू कैन सी ऑल्सो इन दिस पिक्चर, ये देखिए आपकी बुक का जो फिगर है इसमें देखिएगा, इसमें ये प्लांट्स में डाल के पीछे इसकी जो आई थिंक कंटेनर जो भी कहें उससे, और ये पाइप लगा होता है, पौधों पर इस तरीके से स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने से जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। देन as already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation। ये आपको पहले बता चुके हैं कि फ्लावरिंग एंड सीड्स आने से पहले ही हमें वीड्स को हटा देना चाहिए। Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use the chemical very carefully। ये जो वीडिसाइड होता है वो फार्मर्स की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसको बहुत केयरफुली ये काम करना पड़ता है। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals। इस केमिकल्स को स्प्रे करते टाइम उन्हें अपने नोज पर एक कपड़ा या क्लोथ बांधना पड़ता है। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। व्हाट इज हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग इज harvesting of a crop is important task. The cutting of crop after its mature is called harvesting। जब क्रॉप जो होती है मैच्योर हो जाती है, पूरी पक जाती है, तो उसको काटना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग। फार्मर सारी क्रॉप होने के बाद में उसको कटिंग करता है और उसका स्टोरेज करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग। In harvesting, crops are pulled or close to the ground. It usually takes 3 or 4 months for a certain crop to mature। हार्वेस्टिंग के बाद में क्रॉप्स को काटकर ग्राउंड के अंदर ही थोड़े टाइम के लिए रख दिया जाता है, कुछ मंथ्स के लिए, ताकि वो पूरी तरीके से ड्राई अप हो सके। ओके, नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। एक तो इसको कटिंग के लिए एक सिकल के द्वारा किया जाता है, सिकल लाइक दिस। या आपने बहुत बार पिक्चर्स में वगैरह में देखा होगा, इससे जो क्रॉप होती है मैच्योर होने के बाद उसकी कटिंग की जाती है। इसके अलावा उसको काटने के लिए एक और मशीन होती है जिसको कहा जाता है हार्वेस्टेड। देन इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग का मतलब है कि जब क्रॉप आपकी ड्राई हो जाती है तब उसको छिलकों से अलग करना। जैसे आपने जौ देखा है, गेहूं देखा है, सब चीजों को हम छिलकों से अलग करते हैं, तो उस अलग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। जिस मशीन से इसको किया जाता है, अलग किया जाता है, उसे हम कंबाइन कहते हैं। विच इज इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर। जैसे हार्वेस्टर होता है वैसे ही थ्रेशर होता है, लाइक दिस। दिस इज कंबाइन। इसके अंदर बीजों को डाल दिया जाता है या क्रॉप्स को डालते हैं जो कि अपने चाफ से यानी छिलकों से अलग होती जाती है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड टू द सेपरेशन ऑफ grain and chaff by winnowing। You have already studied this in class 6। आप क्लास 6 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि विनोइंग के लिए एक सेपरेट जगह होती है फील्ड में ही, जहाँ पर किसान इन्हें काम करता है। जैसे जैसे मशीन चलती है तो उसके छिलके जो होते हैं, तेज फैन लगाकर छिलके जो होते हैं उसके उड़ जाते हैं, और जो मेन क्रॉप है या सीड्स है वो पीछे रह जाती है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज। वी रीड अबाउट weeds and harvesting। Now we will read about storage। Okay? जब फसल पूरी पक जाएगी, किसान उसको काट लेगा, उसको सुखा देगा, उसको छिलकों से अलग कर देगा, फिर उसका क्या करेगा? स्टोरेज करेगा। तो स्टोरेज करता है और उसको खुद भी यूज करता है एंड उसे मार्केट में सेल आउट भी करता है फॉर हिज इनकम। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन इम्पॉर्टेंट टास्क। If the harvested grains are to be kept in longer time, उसको लंबे टाइम तक क्रॉप को रखने के लिए
They should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. उसको चूहों से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उसकी ऐसी जगह पर स्टोरेज करता है जहाँ पे इन सब चीज़ों से वो अपने क्रॉप को सेफ रख सके। हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर मोर मैच्योर, वो पूरी तरीके से मैच्योर सीड्स होते हैं, मैच्योर क्रॉप्स होती है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर वो थोड़े से भी गीले होते हैं तो हम उसका स्टोरेज नहीं कर सकते, अदरवाइज उसके अंदर एक स्मेल आ जाएगी, तो हमें उसको पूरी तरीके से ड्राई करके और उसका स्टोरेज किया जाता है। दे मे गेट स्पर्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशंस। अगर हम गीली फसल को स्टोरेज करेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, उसमें स्पाइल हो जाएगी एंड उससे हमें कोई जर्मिनेशन नहीं होगा। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसका मॉइस्चर हटाने के लिए हमें से सनलाइट में पूरी तरीके से ड्राई करना पड़ता है। This prevents an attack by insects, pests, bacteria and fungi, जिससे कि हमें बैक्टीरिया, फंगी, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना पड़ता है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। मेटेलिक बिन्स में या जूट बैग्स में किसान जो होते हैं इसको स्टोर करते हैं ताकि छोटे जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, रैट्स होते हैं, इन सब चीज़ों से उनको बचाया जा सके। हाउएवर, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज, जो लार्ज स्केल पे स्टोरेज किया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? सिलोस एंड ग्रेनरीज। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स और रैट्स को बचाने के लिए। आप look in this picture, this is metallic tin and jute bags, okay? Then dried neem leaves are used for storing food grains at home. अगर फूड ग्रेन्स को हम होम के अंदर स्टोर करते हैं तो हमें नीम लीव्स डाल देनी चाहिए। आप सब जानते हैं नीम लीव्स जो होती है वो हमारे लिए इंसेक्ट से बचाने के लिए होती है, उनसे उसकी स्मेल से इंसेक्ट्स वहाँ पर नहीं आते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। और अगर लार्ज स्केल पे करना है तो हमें केमिकल भी यूज करना पड़ सकता है और उससे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें एनिमल्स से क्या फूड मिलता है, तो ये इसके अंदर दे रखा है क्रॉप प्रोडक्शन के साथ में जो हम लोग एनिमल्स साथ में पालते हैं वो हमारी किस किस काम आता है। तो आप भी जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ में फार्मर्स अपने जो कैटल्स को रखेगा वो खेती बाड़ी के काम भी आता है, हमें उससे मिल्क भी मिलता है, हमें उससे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसका जो डंग होता है उससे हमें मैन्यूर भी मिल जाता है। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, आपको एक टेबल दे रखी है, दिस इज योर टेबल, इसको फिल करना है। फिल करने से आपको पता चलेगा कि एनिमल से हमें क्या क्या प्रोवाइड हो सकता है। देन नेक्स्ट आवर पॉइंट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि एक लार्ज स्केल पे जब एनिमल्स को रखा जाता है और उसको पूरी तरीके से उसका फूड, शेल्टर वगैरह, उसको सारी केयर जो होती है प्रोवाइड की जाती है, तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसे आप अपने घर में कोई पेट्स पालते हैं, ज़्यादातर लोगों को शौक होता है, पेट्स होते हैं, तो पेट्स को हम क्या करते हैं, उसका फूड उसको प्रोवाइड कराते हैं, उसके लिए एक अच्छी जगह देते हैं और उसकी अच्छे से केयर करते हैं। तो ये जो सारा काम होता है ये स्मॉल लेवल पर है। अगर इसी को हम लार्ज स्केल पे जब करते हैं, जैसे एनिमल्स को पाला जाता है, उससे सारी चीज़ों को उनको टेक केयर की जाती है, उनको शेल्टर, फूड वगैरह सब दिया जाता है, ऐसे एनिमल्स जो रेयर होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ओके, this is your all points. So chapter is completed today, and today I will send all 8 question answer to your group. So you will do all question answer in your fair science notebook. Okay. Now, thank you. Have a good day. Your class is over. Allah Hafiz.